नमस्ते भारत। दिस इज आयुष प्रसाद और आज हम एक टॉपिक लेके आए हैं प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में अंतर क्या होता है। तो पहली बात तो ये कि सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। इस चैनल पे आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन का वीडियो मिलेगा रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स के ऊपर आपको वीडियो मिलते रहेगा हर वीक। तो पहले आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। तो पहला हम टॉपिक लेके आए हैं प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ वर्सेस ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ये पूरा डिबेट क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे इसके ऊपर डिबेट हुआ और ये है क्या एक्चुअली, इस चीज को पहले देखते हैं। तो पहला अगर हम देखें प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ, तो प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ में क्या कहता है कि पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी, मतलब जो पार्लियामेंट अगर एक बार लॉ बना दिया तो जो वहां का जो कोर्ट होगा वो उस लॉ के सब्सटेंस को क्वेश्चन नहीं कर पाएगा। जो प्रोसीजर बता दिया गया है वही प्रोसीजर कोर्ट वहां पे फॉलो करेगा। मतलब नेचुरल लॉ या नेचुरल जस्टिस का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे क्लियर है प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ क्या होता है। तो ये वाला मॉडल जो चलता है ब्रिटेन में पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी है, पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी है। मतलब जो पार्लियामेंट कह देता है वही होता है ब्रिटेन में। वहां पे कोर्ट पार्लियामेंट के लॉ को क्वेश्चन नहीं कर सकता। और ये हो गया हमारा प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ। तो जो एस्टैब्लिश कर दिया गया है लॉ के द्वारा, जो प्रोसीजर लॉ के द्वारा एस्टैब्लिश कर दिया गया है, कोर्ट बस उसको चेक करेगा कि ये प्रोसीजर के द्वारा है कि नहीं, लेकिन लॉ के सब्सटेंस को चेक नहीं करेगा। ठीक है, अब अगला टॉपिक पे आते हैं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या है? जो यूएसए में सिस्टम है, यूएसए में जो कोर्ट है, वहां का जो हायर कोर्ट है वो ज्यादा पावरफुल है देन गवर्नमेंट, ऐसा कहते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे चेक्स एंड बैलेंस होता है। अगर आप कुछ अब यहाँ पे लॉ बनाए जो कि आपके फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है, आपका जो फंडामेंटल राइट है उसको वायलेट कर रहा है वहां पे लॉ, तो उसके ऊपर कोर्ट उस लॉ के सब्सटेंस को क्वेश्चन कर सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि वहां पे नेचुरल जस्टिस है। ऐसा नहीं है कि अगर अगर यहाँ के आप केस में लीजिए, ब्रिटेन के केस में, तो अगर वहां पे पार्लियामेंट कोई लॉ बनाया तो वहां का जो कोर्ट है वो सिर्फ इतना चेक करेगा कि वहां पे जो भी काम हो रहा है वो प्रोसीजर के द्वारा हो रहा है कि नहीं, जो लॉ बना है उसके तहत हो रहा है कि नहीं। लेकिन यहाँ पे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में आप लॉ को क्वेश्चन कर सकते हैं। आप लॉ को क्वेश्चन कर सकते हैं, मतलब आप चाहे तो लॉ को गलत ठहरा सकते हैं, और ये आप नहीं ठहराएंगे, वहां का कोर्ट ठहराएगा। ठीक है, तो मतलब नेचुरल जस्टिस का कॉन्सेप्ट है। और नेचुरल लॉ मतलब नेचर का जो लॉ है कि आप अगर किसी का जान ले रहे हैं तो वो एक फंडामेंटल राइट का वायलेशन है। राइट टू लाइफ अगर आप किसी का ले रहे हैं तो उसके पीछे एक प्रॉपर रीजन होना चाहिए, तब वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में आता है। मतलब डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, जुडिशरी और जो हमारा लेजिस्लेचर है, इसके बीच में एक सेपरेशन ऑफ पावर है, लेकिन एक दूसरे के ऊपर चेक्स एंड बैलेंस है। अगर लेजिस्लेटिव ज्यादा पावरफुल हो रहा है तो यहाँ पे जो हमारा जुडिशरी है ये उसको काउंटर करेगा। तो इसको कहते हैं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ठीक है, जुडिशरी कैन चेक द प्रोसीजर एज वेल एज सब्सटेंस ऑफ द लॉ। मतलब जो भी लेजिस्लेचर ने लॉ बनाया है उस लॉ के प्रोसीजर को चेक कर सकता है एज वेल एज द सब्सटेंस ऑफ द लॉ। तब से यही कह रहा हूं कि लॉ के सब्सटेंस को भी चेक कर सकता है ये। अगला नेचुरल जस्टिस, नेचुरल लॉ। फिर आपके आते हैं यूएसए। ये जो सिस्टम है ये यूएसए में फॉलो होता है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब इंडिया, अच्छा ये थोड़ा बाद में हम लोग देखते हैं। आर्टिकल 32 ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो अब इंडिया का केस देखते हैं। जब इंडिया का जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो हमारे जो संविधान के निर्माता हैं वो लोग क्या डिबेट इसके ऊपर कर रहे थे। जो ड्राफ्ट तैयार हुआ था, किसी भी चीज बनने के पहले एक ड्राफ्ट तैयार होता है, तो जो ड्राफ्ट तैयार हुआ था उसमें आर्टिकल 20, उसमें ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ हर जगह मेंशन था। मतलब ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मतलब सुप्रीम कोर्ट को पावर, सुप्रीम कोर्ट या हायर कोर्ट अगर आप कह लो, तो उसको पावर था कि वो चेक्स एंड बैलेंस लगाए लेजिस्लेचर के ऊपर। अगर कोई लॉ बना रहा है, लेजिस्लेचर लॉ बना रहा है, तो उसके ऊपर चेक्स एंड बैलेंस लगाए और उस लॉ को क्वेश्चन कर पाए कि ये लॉ गलत है। तो ये एस्टैब्लिश किया था ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में। ठीक है, अब जो डिबेट शुरू हुआ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, वो डिबेट ये हुआ कि प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ रखना चाहिए। किसमें रखना चाहिए? आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 क्या है? राइट टू लाइफ। राइट टू लाइफ में आर्टिकल 21 में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ रखा गया था। ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन में, ड्राफ्ट जो तैयार हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें आर्टिकल 21 में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ रखा गया था। लेकिन कहा गया कि आप प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ रखो। मतलब एक यहाँ पे आपको आर्टिकल 21 में पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी दिखेगा, इस मामले में पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी रखो। बाकी जितना फंडामेंटल राइट है वहां पे आप ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ लगाओ। लेकिन जो आर्टिकल 21 में है
बाद में डिबेट हुआ, फिर इसको चेंज करके प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ ये रखा गया आर्टिकल 21 में, और ये रखा गया सारे फंडामेंटल राइट्स में। सारे फंडामेंटल राइट, अगर आपका फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है तो आप आर्टिकल 32 के तहत हायर कोर्ट से आप रिट निकलवा सकते हो। बहुत तरह के रिट होते हैं, तो आप हायर कोर्ट से रिट निकलवा सकते हो। और तो और आर्टिकल 13 के तहत जुडिशियल रिव्यू कर सकते हो। अगर कोई लॉ बना तो आर्टिकल 13 के तहत जुडिशियल रिव्यू होता है इसके ऊपर, ठीक है। अच्छा, ये जो प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ मतलब जो पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी है, ये क्यों रखने का डिबेट चला? ये रखने का डिबेट कहां से निकला? तो देखिए 1951 में प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट बना था। प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट बना था तो उसमें बहुत कुछ क्वेश्चन हुआ कि हमें जब आज़ादी मिली तो ये कैसी आज़ादी है कि आज भी हमारे देश में प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ कंटिन्यू रहेगा। पहले डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट चलता था ब्रिटिश के द्वारा, तो 1951 में प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट बना। क्यों बना? क्योंकि वो उसमें आर्टिकल 21 में प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ था, तो प्रिवेंटिव डिटेंशन बना लॉ। उसके तहत में बॉम्बे कॉन्स्टिट्यूएंसी में ए.के. गोपालन साहब को अरेस्ट कर लिया गया था। ए.के. गोपालन साहब को अरेस्ट कर लिया गया था, तो उन्होंने बहुत कुछ चैलेंज किया कि मेरा फ्रीडम मुझसे छीना गया। बहुत केस हुआ, फिर उस केस का जो वर्डिक्ट आया, वर्डिक्ट में ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है उस वर्डिक्ट में कि प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ मतलब ये चीज और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मतलब ये चीज, ये दोनों आपस में अलग है। अगर कोई चीज प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, मतलब आर्टिकल 21 में प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ लिखा हुआ है, तो वो प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ से ही चलेगा। वहां पे सुप्रीम कोर्ट क्वेश्चन नहीं करेगा उस लॉ को। तो प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ के अंदर ही आ जाता है प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट, ये सारे एक्ट इसके अंदर ही आ जाते हैं। मतलब इनका जो मूल ढांचा है वो तैयार होता है इससे, ठीक है। और बाकी जितने सारे लॉ है उनको क्वेश्चन करने का हक आपको आर्टिकल 13 के तहत ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में मिल जाता है। फिर उसमें ये कहा गया कि आर्टिकल 21 प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ में ही रहेगा, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट क्वेश्चन नहीं करेगा। वो आर्टिकल 21 में प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ मतलब एक बार जो लेजिस्लेचर ने लॉ बना दिया उसके ऊपर जुडिशरी क्वेश्चन नहीं करेगा, ठीक है। वो जुडिशरी पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी यहाँ पे दिखेगा। मतलब अगर सीधा सीधा हम समझाएं यहाँ पे, तो यहाँ पे पार्लियामेंट्री का सुप्रीमेसी है और यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीमेसी या आपका जुडिशरी सुप्रीमेसी हम कह सकते हैं। और यहाँ पे कहता है, एक और आखिरी स्टेटमेंट था कि आर्टिकल 21 और आर्टिकल 19 मतलब राइट टू फ्रीडम और यहाँ पे राइट टू लाइफ जो है, आप राइट टू फ्रीडम को आप दो फंडामेंटल राइट के दो राइट को मिला के आप केस नहीं कर सकते साइमल्टेनियसली। तो ए.के. गोपालन केस के बाद आता है 1978 में मेनका गांधी केस, जो कि एक हिस्टोरिक केस है। और इस केस में जो डिसीजन होता है ए.के. गोपालन केस का, ए.के. गोपालन केस में क्या था? ए.के. गोपालन केस में ये था कि आर्टिकल 19 में और आर्टिकल 21 को, आर्टिकल 19 या तो बाकी जितना फंडामेंटल राइट है जो कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में आता है, और आर्टिकल 21 में लिखा गया है प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ। दैट मीन्स आर्टिकल 21 प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ से ही चलेगा और बाकी जितना फंडामेंटल राइट है उसको आप ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ आर्टिकल 13 के तहत रख सकते हो। लेकिन इसको आप आर्टिकल 21, ये लोग अलग है, मतलब वाटर टाइट कंपार्टमेंट आप कह सकते हो दोनों के बीच में है, ठीक है। मतलब ये दोनों आपस में अलग है, ये प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ से चलेगा और ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से चलेगा। आप समझते हैं आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 क्या होता है। अब देखिए आर्टिकल 19 मतलब राइट टू फ्रीडम, एक तरह से आप कह सकते हैं। राइट टू फ्रीडम किस चीज का? तो आर्टिकल 19 का जो सब क्लॉज 1 है और आर्टिकल 19 का जो सब क्लॉज 2 है, तो आर्टिकल 19 के सब क्लॉज ए में ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ, एफ प्रॉपर्टी में था वो अभी नहीं है, और जी। तो आर्टिकल 19 के ए में आपका आ जाता है पीसफुल असेंबली, सॉरी ए में आता है स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बी में आता है पीसफुल असेंबली, सी में एसोसिएशन ग्रुप एंड डी में आता है फ्री मूवमेंट, ई में आता है रेसिडेंस और सेटलमेंट, ई एफ आपका एफ में था प्रॉपर्टी और जी में था प्रोफेशन। तो ये सब आपका फ्रीडम है, आपको इतने सारे फ्रीडम दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। और तो और आर्टिकल 19(2) में मेंशन है कि इसका जितना आपको फ्रीडम दिया गया है इसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन क्या है। लाइक अगर आपको फ्रीडम ऑफ मूवमेंट दिया गया है तो आप कल को कहीं मिलिट्री एरिया में जाके नहीं कह सकते कि भाई, अगर वहां पे जाना मना है तो आप जाके नहीं कह सकते कि भाई मेरा आर्टिकल 91 में राइट टू
फ्रीडम ऑफ मूवमेंट दिया गया है तो मुझे जाना है यहाँ पे, तो उसके पीछे एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, लाइक डिफेंस, उसके लिए मेंशन है लॉ एंड ऑर्डर, पब्लिक मोरालिटी, पब्लिक ऑर्डर, ये सब कुछ रेस्ट्रिक्शंस प्रोवाइड किए गए हैं आर्टिकल 19 में। तो आर्टिकल 19 पूरा पूरा आपका फ्रीडम के ऊपर डिपेंड करता है, आपका पूरा फ्रीडम दिया गया है आर्टिकल 19 में। अब समझते हैं आर्टिकल 21 में। तो आर्टिकल 21 क्या है? राइट टू लाइफ, राइट टू लाइफ लिखा हुआ है आर्टिकल 21 में, लिख देते हैं राइट टू लाइफ। आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ लिखा हुआ है, और तो और आर्टिकल 21 में स्पेशली मेंशन किया गया है प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ। अब प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ क्या है? अभी बताया हमने कि पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी होगा इस चीज में। अगर आप किसी का लाइफ, अगर आप कोई क्राइम करते हैं तो जो लॉ बना हुआ है उसके लिए तो उसी लॉ के आधार पे चलेगा। जैसा कि ब्रिटेन में होता है, अगर आपको किसी को पनिश करना है तो पार्लियामेंट लॉ बनाता है, वो लॉ चाहे जितना भी सख्त हो, कुछ भी हो, जुडिशरी का काम है कि वो लॉ ठीक से काम हुआ कि नहीं, बस उतना ही चेक करेगा। वो लॉ आपस अपने आप में कैसा है वो चेक नहीं करेगा जुडिशियरी। ये टोटल केस होता है ए.के. गोपालन केस में, कि उन्होंने कहा, ए.के. गोपालन केस में सुप्रीम कोर्ट कहता है, उस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कानिया साहब थे, टाइटल कानिया, आई थिंक पूरा नाम क्या था याद नहीं है, बट कानिया साहब थे उस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो ये उस वक्त जजमेंट था या वर्डिक्ट था, जो भी कह सकते हैं। अब इसमें क्या होता है कि अच्छा, इसमें पर्सनल, आर्टिकल 21 में पर्सनल फ्रीडम लिखा हुआ है, ठीक है। तो आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ लिखा है, पर्सनल फ्रीडम लिखा है, और प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ, मतलब पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी होगा आर्टिकल 21 में। ओके, यहां तक क्लियर है। अब जो इसमें जो वर्डिक्ट आता है मेनका गांधी केस में, उसमें आता है सुप्रीम कोर्ट पहला बात बोलता है, माननीय सुप्रीम कोर्ट पहला बात ये बोलता है कि आर्टिकल 19 में जितना भी फ्रीडम है और आर्टिकल 21 में जो पर्सनल फ्रीडम लिखा गया है, उसके सामने आर्टिकल 19 में जितना एक इंसान का जो पर्सनल फ्रीडम होता है, और जो आर्टिकल 19 में कॉन्स्टिट्यूशन लिख के दिया गया है, हमें कॉन्स्टिट्यूशन में हमें फ्रीडम जो लिख के दिया गया है, वो उसके सामने बहुत छोटा है। मतलब पर्सनल फ्रीडम को बढ़ावा दिया गया है। मतलब आप समझ रहे हैं, अब धीरे धीरे नेचुरल जस्टिस का कॉन्सेप्ट सामने आ रहा है, मतलब ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ भी अब सामने आ रहा है, धीरे धीरे उभर के आ रहा है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन अब उभर के आ रहा है। कैसे दिखता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ? आर्टिकल 13 जुडिशियल रिव्यू के तहत हमें ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ दिखता है कि कॉन्स्टिट्यूशन उसको, जो जुडिशरी है वो लॉ को क्वेश्चन कर सकता है आर्टिकल 13 के तहत। या अगर आपका कोई लॉ वायलेट हो, आपका कुछ राइट वायलेट हो, तो आप आर्टिकल 32 के तहत हायर कोर्ट से रिट निकाल सकते हो, रिट जारी करवा सकते हो, ठीक है। तो उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि आर्टिकल 21 में जो पर्सनल फ्रीडम है वो आर्टिकल 19 में जो फ्रीडम दिया गया है उससे कई गुना बड़ा है, ठीक है, पहला बात होता है। और दूसरा वर्डिक्ट में जो आता है वो ये है कि आर्टिकल 21 जिसमें प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ था, जो प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ से चलता था आर्टिकल 21, ऐसा नहीं कि अब पार्लियामेंट कुछ भी लॉ बना दे, कुछ रीजनेबल कारण, रीजनेबल जो भी लॉ बने वो रीजनेबल होना चाहिए, मतलब जैसा मन वैसा लॉ नहीं, वो रीजनेबल होना चाहिए। अब रीजनेबल कौन डिसाइड करेगा? रीजनेबल को डिसाइड करने वाला कोर्ट है, जुडिशियरी है। अब देखिए यहाँ पे धीरे धीरे किस चीज का आपको कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है। अब हमें यहाँ जो प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ जो कन्वर्ट हो जा रहा है, जहां पे यहाँ पे बस वर्डिक्ट में इतना इस्तेमाल किया गया कि रीजनेबल होना चाहिए, बस रीजनेबल वर्ड का इस्तेमाल कर दिया गया इस वर्डिक्ट में, तो ये प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में बदल गया। आ रहा है समझ में? तो कैसे कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करता है जुडिशरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस जगह पे। यहां देखिए, सिर्फ यहां कुछ बदलाव नहीं करना पड़ा, संविधान में कुछ नहीं करना पड़ा, बस अपने एक पुराने जजमेंट को इन्वर्ट करने के लिए एक बड़ा जजमेंट, एक बड़ा बेंच का जजों का बेंच बनाया गया, और उस कैसे उस जजमेंट या वर्डिक्ट को इन्वर्ट कर दिया गया, सिर्फ एक वर्ड ऐड करके, रीजनेबल ऐड करके, ड्यू प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ से ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में बदला गया, ठीक है। तो यहां से ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में आ गया। और तीसरा जो जजमेंट आया इसमें कि आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 के बीच में कोई वाटर टाइट कंपार्टमेंट नहीं है, मतलब आप दोनों के बीच में आप ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ ले सकते हो। इसके बीच में कोई एक वाटर, जैसे ए.के. गोपालन केस में क्या कहा था कि आर्टिकल 19
और आर्टिकल 21 अलग अलग है। प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ से चलता है और एक ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से चलता है। लेकिन यहाँ पे अभी भी मेंशन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, अभी भी आर्टिकल 21 में प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ लिखा हुआ है, लेकिन उसको सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह से इंटरप्रेट कर दिया आगे मेनका गांधी केस में कि वो प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ कन्वर्ट हो गया ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में। ठीक है, ये इंटरप्रेट करता है सुप्रीम कोर्ट का, ये पावर है। ठीक है, और ये कैसे हुआ? आर्टिकल 13 के तहत जुडिशियल रिव्यू। तो पता चल गया हमें। तो ये था पूरा कॉन्सेप्ट, कैसे जो डिस्प्यूट है आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 का, प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में क्या अंतर है, उसके पूरे कॉन्सेप्ट को हमने समझा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को हिट कर दीजिए, क्योंकि हम इसी तरह बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस को लेके आएंगे आगे भी। आज तो प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का अंतर था। आगे हम इमरजेंसी के बैकग्राउंड को लेके आएंगे, फिर इमरजेंसी के ऊपर, इमरजेंसी के अंदर कौन कौन से लॉ पास किया गया 1975 के दौरान, उसके उस बैकग्राउंड के ऊपर बात करेंगे। इमरजेंसी के बाद क्या हुआ, फिर बहुत सारे प्रिवेंट आर्टिकल 22 में जो प्रिवेंटिव डिटेंशन, जो मैटर लिखा गया है डिटेंशन के ऊपर बात करेंगे। मीसा जो कि मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, जो कि इमरजेंसी के दौरान जो लगा हुआ था, उसके बारे में बात करेंगे। और तो और फिर हम प्रिवेंटिव डिटेंशन, जितना सारा एक्ट है, जैसे कि अभी आपको पता है यूएपीए बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है, तो उस एक्ट के बारे में बात करने वाले हैं, नेशनल सिक्योरिटी ऑफ एक्ट के बारे में बात करने वाले हैं। तो आगे बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियो मिलेगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।